Hello students, and welcome to this third lecture of earthquake resistant building design. Today we are going to study about topics like earthquake size and the classification of earthquakes and so on, which we will see in the next slides. So let's start. So first of all, we'll see what earthquake size is. This is a very important aspect of earthquake engineering. Earthquake size. So earthquake size is basically how you measure an earthquake. So there are two types of measures of an earthquake. The first one is the quantitative measure and the second one is the qualitative measure. ठीक है. So पहला जो टाइप है आपका quantitative, नाम से पता लग रहा है, it tells you about how much an earthquake is. ठीक है, बेसिकली आपको ये बता रहा है कि कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है एक अर्थक्वेक के आने से, कितना मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट के कारण रिलीज हुई है. ठीक है, पहला ये मेजर है. और जो दूसरा मेजर है वो है क्वालिटेटिव मेजर. बेसिकली इस मेजर को कोई लेना देना नहीं है अमाउंट ऑफ एनर्जी से, बस ये आपको कंसर्न किससे है कि एक्चुअल में अर्थक्वेक ने कितना डैमेज किया है. ओके, सो डैमेज से रिलेटेड है आपका क्वालिटेटिव मेजर और अमाउंट ऑफ एनर्जी से रिलेटेड है आपका क्वांटिटेटिव मेजर. ओके, सो जब क्वांटिटेटिव की बात करेंगे तो हम बात करेंगे मैग्नीट्यूड की, जब क्वालिटेटिव की बात करेंगे तो बात करेंगे इंटेंसिटी की. सो अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड इज हाउ मच एनर्जी इज रिलीज्ड during an earthquake. An earthquake intensity is how much damage is caused by the earthquake. Let's move on. So earthquake magnitude, it is the quantitative measure of the actual size of the earthquake. It is a measure of the amount of energy released during an earthquake. It is a fixed quantity for a given earthquake, whereas intensity, which is a qualitative measure, varies from place to place. Okay, this is an important point कि एक गिवन earthquake के लिए, फॉर एग्जांपल आपने ये टर्म सुनी होगी, जैसे आपका भुज अर्थक्वेक जो आया था गुजरात में 2001 में, 2001 या 2 में आया था. सो उसकी जो मैग्नीट्यूड थी वो 7.8. ठीक है, तो एक गिवन अर्थक्वेक का एक ही मैग्नीट्यूड होता है बिकॉज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज हुई है एक अर्थक्वेक में दैट क्वांटिटी इज सेम, लेकिन उस एनर्जी की रिलीज होने के कारण डिफरेंट जगहों पे कितना डैमेज हुआ है वो तो अलग होगा ना. ऐसा तो नहीं है कि हर जगह सेम ही टाइप का डैमेज हुआ है, नहीं. सो टाइप ऑफ डैमेज एंड अमाउंट ऑफ डैमेज इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. ठीक है, सो दैट इज मेजर्ड बाय इंटेंसिटी, जिसको हम क्वालिटेटिव मेजर भी कहते हैं. सो इट कैन वेरी, इंटेंसिटी इट कैन वेरी, वेर एज द मैग्नीट्यूड इज अ फिक्स्ड क्वांटिटी. सो दिस इज अ पॉइंट ऑफ डिफरेंस. आपको मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी में डिफरेंस पूछा जा सकता है. ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द डिफरेंसेस. एंड मैग्नीट्यूड को मेजर किया जाता है रिक्टर स्केल पे. ठीक है, जो मैग्नीट्यूड आप बताते हैं कि 7.1 है, 7.9 है, 9 है, जितना भी है, सो दैट इज मेजर्ड इन द रिक्टर स्केल. ओके, लेट्स मूव ऑन. सो दिस इज अ स्कैन्ड कॉपी ऑफ योर अर्थक्वेक इंजीनियरिंग बुक. सो यहाँ पे क्या बताया गया, रिक्टर्स मैग्नीट्यूड स्केल के बारे में बताया गया. डॉक्टर चार्ल्स एफ रिक्टर, he was a scientist who proposed the magnitude scale on the basis of the seismic waves generated by the earthquakes. इसको हम रिक्टर स्केल भी कहते हैं शॉर्ट में. ऑलराइट, सो बेसिकली रिक्टर ने आपको एक रिलेशनशिप दिया था. इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी एंड द मैग्नीट्यूड. रिलेशनशिप क्या है, log e to the base 10 is equal to 11.4 plus 1.5 m, where energy is in ergs. This is the CGS unit of energy. SI unit is joules, but the CGS unit, centimeter grams seconds unit is ergs. ये रिलेशनशिप है आपके एनर्जी और मैग्नीट्यूड में. सो डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच एनर्जी इज रिलीज्ड आप मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करते हैं. यहाँ पे एक टेबल आपके पास बनाया है, इसमें आप देख सकते हैं रिलेशनशिप बिटवीन the magnitude on the Richter scale and the energy released in ergs. As you can see, जैसे आपका मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है एनर्जी रिलीज्ड काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है. ओके, सो दिस इज द रिक्टर्स मैग्नीट्यूड. यहाँ पे एक और मैंने एक स्कैन पेज चिपका है, यहाँ पे एक सर्टन फैक्ट्स बताए गए हैं.
यहाँ पे लिखा है कि an increase in magnitude m by 0.5 on the Richter scale implies that the approximately 5.5 times higher energy is released. An increase in magnitude m by one value on the Richter scale indicates that about 31 times higher energy is released. इसका सीधा मतलब ये है कि अगर रिक्टर स्केल पे मैं 0.5 आगे जाऊँ तो मेरे पास जो एनर्जी में इंक्रीमेंट आएगा मतलब वो 5.5 गुना है। लेकिन अगर मैं ऑलमोस्ट वन टाइम्स ज़्यादा जाऊँ, वन वैल्यू से ज़्यादा जाऊँ, मतलब 5 की जगह मैं अगर 6 पे जाऊँ, 6 मैग्नीट्यूड का अगर आपके पास 5 की जगह आ रहा है तो सिर्फ एक वैल्यू बढ़ने से कोई 31 टाइम्स हायर आपके पास एनर्जी रिलीज हो रही है. सो दिस इज एन अप्रोक्सीमेट value given. For example, if the magnitude is 7 for an earthquake, you can see that in table 2 the energy released is 80 into 10 to the power 20 ergs, and when the magnitude is 8 then that energy is 2500 into 10 to the power 20 ergs, which is approximately 31 times that of the magnitude 7. So this energy is approximately 31 times that of this energy. Okay, so you can see this. Some general observations are given here, and यहाँ पे एक और आपको फैक्ट बताया गया है कि एक एटॉमिक बॉम्ब जो होता है आपका उसको कंपेयर किया गया आपके अर्थक्वेक के साथ. ओके, सो एन एटॉमिक बॉम्ब व्हिच वाज ड्रॉप्ड इन हिरोशिमा in 1945, उसमें कितनी एनर्जी रिलीज हुई थी? इट इज़ अराउंड अबाउट 8 into 10 to the power 20 ergs, and on the Richter magnitude scale it is near about 6.3. ओके, सो 6.3 मैग्नीट्यूड का जब अर्थक्वेक आता है तो एक एटॉमिक बॉम्ब व्हिच वाज ड्रॉप्ड इन हिरोशिमा ऑलमोस्ट उतनी एनर्जी रिलीज होती है फ्रॉम विद इन दी अर्थ. फिर यहाँ पे कंपैरिजन के लिए आप भुज अर्थक्वेक का एग्जांपल ले रहे हैं 2001 में जो आया था. 7.7 मैग्नीट्यूड इसका था, और 7.7 मैग्नीट्यूड आपके टेबल के हिसाब से 1450 इंटू 10 to the power 20 ergs होता है, एंड दैट इज ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू ऑलमोस्ट 200 एटॉमिक बॉम्ब्स एक्सप्लोजन. सो यू कैन सी हाउ मच एनर्जी इज बीइंग रिलीज्ड. असम अर्थक्वेक 1950 में आया था, मैग्नीट्यूड 8.6, which is massive, which is almost 2500 times more than the atomic bombs. So you can see. And global occurrence की यहाँ पे बात कर रहे हैं. आपके जो माइनर इंटेंसिटी के हैं अर्थक्वेक्स जिनका मैग्नीट्यूड 1 या 2 के बीच में रहता है वो काफ़ी ज़्यादा आपके होते रहते हैं. एक दिन में 8000 ऑलमोस्ट हो जाते हैं, जिनको आप फील भी नहीं कर पाते, लेकिन इंस्ट्रूमेंट्स उनको फील मतलब मेजर कर लेते हैं. 5 to 5.9 मॉडरेट इंटेंसिटी के, और ये ओकेजनली होते हैं. एस्टिमेटेड एनुअल कितना है? लगभग 800. बट आपके जो हाई मैग्नीट्यूड हो गया अर्थक्वेक से, जो कि आपके 7 से 7.9 और मे बी इवन हायर देन दैट, ये काफ़ी रेयर है. साल में 20 से ज़्यादा ये नहीं होते. और जो मेजर अर्थक्वेक्स हैं, ग्रेट अर्थक्वेक्स, इनका मैग्नीट्यूड 8 से ज़्यादा होता है, ये साल में एक ही बार ज़्यादा अकर होता है. सो ये इनके अकरेंस का एक आपके पास इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है. लेट्स मूव ऑन. अब हम बात करेंगे अर्थक्वेक इंटेंसिटी की. तो अर्थक्वेक इंटेंसिटी क्या है? ये क्वालिटेटिव मेजर है. मैग्नीट्यूड था क्वांटिटेटिव मेजर. इट इज़ अ क्वालिटेटिव मेजर ऑफ द एक्चुअल वाइब्रेशन सेटअप ऑन द अर्थ सरफेस ड्यू टू अ seismic शॉक. ठीक है, बेसिकली एनर्जी तो रिलीज होगी अर्थ के नीचे से, लेकिन जब वो एनर्जी वेव्स की फॉर्म में आपके सरफेस तक पहुंच रही है तो सरफेस पे एक्चुअल में क्या हुआ है, कितनी वाइब्रेशन सेटअप हुई आपके सरफेस के ऊपर, और उसकी वजह से कितना डैमेज हुआ, एक्चुअल डैमेज. सो इट इज़ अ मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय एन अर्थक्वेक. और डिग्री ऑफ डिस्ट्रक्शन हर प्लेस के लिए सेम तो नहीं हो सकती. देयरफॉर इट इज गोइंग टू वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एंड इट डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द एपिसेंट्रल डिस्टेंस. ऑब्वियसली एपिसेंटर के जितने हम नज़दीक रहेंगे उतना ही ज़्यादा चांस है कि आपके पास ज़्यादा एनर्जी पहुंची होगी सरफेस तक और ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होने के चांसेस. ज़रूरी नहीं है कि एपिसेंटर पे ही सबसे ज़्यादा डैमेज हुआ हो, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि एपिसेंटर पे कुछ हो ही ना. फॉर एग्जांपल किसी बीहड़ इलाके में, बंजर इलाके में, जहाँ पे कोई घर मकान नहीं है, वहाँ पे आपका एपिसेंटर है, तो डेफिनेटली वहाँ पे कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होगी. पर वहाँ से अबाउट 20-30 किलोमीटर दूर, ठीक है, जिसका 20-30 किलोमीटर एपिसेंट्रल डिस्टेंस है, मान लो कोई जगह है, वहाँ पे एक हाईली पॉपुलेटेड सिटी है, तो वहाँ पे डेफिनेटली डिस्ट्रक्शन आपको नज़र आएगी. तो ये भी कहना बिल्कुल एग्जैक्टली ठीक नहीं है कि आपका इंटेंसिटी बढ़ेगी
जैसे आपका एपिसेंट्रल डिस्टेंस कम होगा, सॉरी घटेगी जैसे आपका एपिसेंट्रल डिस्टेंस कम होगा. इट एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन the amount of construction which is there and the quality of construction which is there. अगर ख़राब बिल्डिंग्स हैं, poorly constructed है, poorly designed है, या ज़्यादा लोग रहते हैं तो ज़्यादा जान माल का नुकसान होने की संभावना है. ठीक है. So there may be different intensities at different places for the same earthquake, but there is only one magnitude. Magnitude एक ही होता है. अगर 7.9 है तो 7.9 ही है, but intensity it will vary from place to place, and it is also going to depend on the different conditions. Okay, इसको मेजर करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है. ठीक है, मैग्नीट्यूड को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, बट यहाँ पे आप क्या है, जनरल ऑब्जर्वेशंस हैं. ठीक है, सिर्फ आप ऑब्जर्वेशंस करते हैं और बताते हैं कितना डैमेज हुआ है, बिल्डिंग को कितना डैमेज हुआ है, कितना जान माल का नुकसान हुआ है. सिर्फ जनरल ऑब्जर्वेशन से आप यहाँ पे एक रोमन न्यूमरल दे देते हैं, रोमन न्यूमरल बिटवीन 1 and 10, and in some cases 1 to 12 also you can see. So depending upon कितना ज़्यादा डैमेज हुआ है, आप ज़्यादा नंबर दे देंगे, ज़्यादा बड़ा नंबर दे देंगे. फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है तो 12 तक दे सकते हैं आप. इफ देयर इज़ नो डैमेज, वेरी स्लाइट डैमेज, तो आपकी इंटेंसिटी 1 के ज़्यादा करीब रहेगी, नीचे वाले स्केल के ज़्यादा नज़दीक रहेगी. सो ये इंटेंसिटी की बात. अब देखो इंटेंसिटी के लिए कुछ स्केल्स बने हैं हमारे पास. फर्स्ट स्केल इज़ रॉसियन फॉरल स्केल, सेकेंड है एफोमोरी स्केल, एमएमआई स्केल एंड एमएसके स्केल. इसमें से आपके एमएमआई और एमएसके स्केल ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं. एफोमोरी एंड रॉसियन फॉरल आर ओल्ड स्केल्स एंड नॉट वेरी नॉट यूज्ड वेरी ऑफन. सो सबसे पहले रॉसियन फॉरल स्केल को देख लेंगे. इसमें 10 स्टेजेस बताई हैं आपकी अर्थक्वेक इंटेंसिटी की, वेरिंग फ्रॉम 1 to 10, रोमन न्यूमरल 1 to 10. ओके, 1 इज़ द माइल्डेस्ट स्टेज एंड 10 इज़ द मोस्ट सिवियर. अब इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे, इसीलिए आपकी और स्केल्स फिर आए. पहला ड्रॉबैक क्या है, ये काफ़ी वेग है और इम्प्रॉपर है. वेग एंड इम्प्रॉपर क्यों है? ठीक है, इसके बारे में नीचे पॉइंट्स में लिखा गया है. डजंट टेक इनटू अकाउंट द मटेरियल विद विच द स्ट्रक्चर इज कंस्ट्रक्टेड. बेसिकली इन्होंने बस डैमेज के हिसाब से इंटेंसिटी को बता दिया है. ठीक है, अगर 10 ये इंटेंसिटी कह रहे हैं तो ये इनके बोलने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है, टोटल डिस्ट्रक्शन हो गई है. लेकिन वहाँ पे इन्होंने कहीं पे भी मटेरियल, किस मटेरियल से आपका स्ट्रक्चर बना था, उसको कंसिडर नहीं किया. ठीक है, क्योंकि कितना डैमेज होगा किसी भी बिल्डिंग में वो डिपेंड करेगा किस मटेरियल से बिल्डिंग बनी थी. क्योंकि कई बार क्या हो सकता है कि आपके पास मैग्नीट्यूड बड़ा ही कम था अर्थक्वेक का, ऑलराइट, लेकिन आपका जो मटेरियल था जिससे आपकी बिल्डिंग बनी थी वो बहुत ही ज़्यादा पुअर क्वालिटी का था, तो उस कम मैग्नीट्यूड वाली अर्थक्वेक में भी वो बिल्डिंग डैमेज हो सकती है. ठीक है, सो बिल्डिंग का मटेरियल भी अकाउंट में लेना मीन्स बिल्डिंग की क्वालिटी को भी यहाँ पे अकाउंट में लेना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जब आप इंटेंसिटी की बात करते हैं. बल्कि इसका ऑपोजिट केस भी हो सकता है. मान लो मैग्नीट्यूड आपके पास ज़्यादा था बट आपकी जो बिल्डिंग थी वो एक प्रॉपरली डिज़ाइन बिल्डिंग थी अर्थक्वेक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहाँ पे कोई डैमेज हुआ ही नहीं होगा. ओके, सो इट कैन नॉट बी ऑब्जेक्टिवली सेड कि आपकी इंटेंसिटी अगर 10 है, ठीक है, तो उसमें बेसिकली वो ज़्यादा ही मैग्नीट्यूड वाले अर्थक्वेक ने कॉज की होगी. ठीक है, तो इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन. तो यहाँ पे बिल्डिंग के मटेरियल, उसकी डिज़ाइन और उसकी क्वालिटी कंस्ट्रक्शन की, और टाइप ऑफ सॉइल यूज्ड, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ लैंडस्लाइड्स, इन फैक्टर्स को कंसिडर नहीं किया गया था. ठीक है, दिस इज़ द रीज़न वाई इट वॉज वेग एंड इम्प्रॉपर. इन सारी चीज़ों को भी इंक्लूड करना ज़रूरी था, जो कि फिर आगे जो स्केल्स आए हैं उनमें इंक्लूड किया गया था. इसलिए वो ज़्यादा बेटर स्केल्स थे, इसलिए उनको यूज़ किया जा रहा है, और रॉसियन फॉरल स्केल को अब यूज़ नहीं करते. इसके बाद आपका एफोमोरी स्केल आया था. दिस इज़ द मोस्ट साइंटिफिक अप्रोच ऑफ डिस्कसिंग इंटेंसिटी. यहाँ बेसिकली क्या कहता है ये, that intensity of an earthquake is directly proportional to the acceleration imparted to a body by the seismic generated waves.
तो बेसिकली देखो, जब अर्थक्वेक आएगा, सरफेस पे आपके पास क्या है, वेव्स जनरेट होंगी, आपकी सरफेस वेव्स, जो कि डिस्ट्रक्शन कॉज करती हैं। अब उन वेव्स के कारण क्या, आपके जो भी ऑब्जेक्ट सरफेस के ऊपर है उस पर फोर्स लगने वाली है। और फोर्स का क्या मतलब है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो इफ एनी ऑब्जेक्ट is being acted upon by a force means it is being acted upon by an acceleration. अगर ज़्यादा फोर्स है तो ज़्यादा एक्सेलरेशन आएगी obviously, and if more is the acceleration then more is the chance कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, वो डैमेज हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा डैमेज है अगर, तो इंटेंसिटी ज़्यादा है। सो इट इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। एक्सेलरेशन से आपने ऑब्जेक्ट में इम्पार्ट होने वाली एक्सेलरेशन से यहाँ पे इंटेंसिटी को रिलेट कर दिया डायरेक्टली, विच इज़ अ मोर साइंटिफिक एंड रैशनल मेथड देन द रॉसी एंड फॉरेल स्केल। ओके, यहाँ पे टेबल मैंने इंसर्ट किया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे इंटेंसिटी 1 to 12 इसने मेजर किया है, और डिपेंडिंग अपॉन कितनी ज़्यादा इंटेंसिटी है, यहाँ पे मिलीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में उसने ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड मेंशन किया है। फॉर एग्जांपल द लीस्ट इंटेंसिटी 1, इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी वो इट विल बी लेस देन 10 मिलीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड जो हाईएस्ट इंटेंसिटी आपके पास है 12 वाली, वहाँ पे 9800 millimeter per second square है, which is 9.8 meter per second square. Okay, so this is a more scientific approach, but ये भी इतना वाइडली यूज़ नहीं किया गया। यहाँ पे आपके पास फिर MMI स्केल आया था। एक्चुअली MMI स्केल इज़ अ मॉडिफाइड बर्कैली स्केल। ओके, बर्कैली स्केल 1931 में प्रपोज किया गया था, सॉरी 1902 में प्रपोज किया गया था बर्कैली ने, उसको फिर 1931 में दोबारा उन्होंने मॉडिफाई किया, और उसको 1984 में आपके IS कोड 1893 ने भी इनकॉर्पोरेट कर दिया। सो दिस प्रोविजंस आर अकॉर्डिंग टू योर IS 1893 1984। बेसिकली 1931 वाला ही मॉडिफाइड मर्कैली स्केल है, थोड़ा बहुत इन्होंने अपने इंडियन कंडीशंस के हिसाब से इसको मॉडिफाई किया है। इसमें भी 12 स्टेजेस हैं, 1 से लेके 12 तक। इसमें 3 ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से इसको बनाया गया है। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज़ द परसेप्शन ऑफ पीपल एंड अदर एनिमल्स। ठीक है, पीपल ने कैसे परसीव किया अर्थक्वेक को, उस पर डिपेंड करेंगे इंटेंसिटी। इसका कहने का मतलब क्या है कि लोगों को वाइब्रेशन महसूस हुई है, क्या वो उन्होंने एक्चुअल में फील किया है वाइब्रेशंस को, और एनिमल्स की क्या रिएक्शन है, बिकॉज एनिमल्स भी रिएक्ट करते हैं जब अर्थक्वेक आता है। सम डॉग्स कैन हियर द वेव्स दैट आर कम, वो वेव्स जो होती हैं दे आर अल्ट्रासोनिक वेव्स एक्चुअली, तो उन वेव्स को आपके कुछ एनिमल्स पहले ही सुन लेते हैं बिफोर दे आर अराइविंग, आपकी जो बॉडी वेव्स हैं। So depending upon the reaction of these animals, okay, you can also identify the intensity and the performance of buildings and other structure elements. ये तो obvious सी बात है कि इसको consider करेंगे, buildings कैसे perform कर रही हैं, और structure जो elements आपके पास हैं like beams and columns, वो कैसे react करेंगे आपके किसी particular earthquake को, surroundings पे क्या effect पड़ा है, आसपास के जो भी आपके trees and all हैं, roads हैं, क्या क्या effect उन पे पड़े हैं। और यहाँ पे एक टेबल मैं अटैच करूँगा। तो डिपेंडिंग अपॉन इंटेंसिटी इन्होंने सर्टन स्टेटमेंट लिखी है कि अगर इंटेंसिटी 1 है, वाइब्रेशंस आर रिकॉर्डेड बाय इंस्ट्रूमेंट्स, पीपल डू नॉट फील एनी मूवमेंट एट ऑल। तो 1 इंटेंसिटी में लोगों को कुछ नहीं महसूस होता, और वाइब्रेशन जो है वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स रिकॉर्ड करते हैं। सिमिलरली हर एक इंटेंसिटी के लिए इन्होंने आपके पास टेबल बना के दिया है। जो 12 इंटेंसिटी है उसको ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या लिखा है, टोटल डिस्ट्रक्शन, वेव्स कैन बी सीन ऑन द ग्राउंड सरफेस पे आपको लहरें नज़र आएंगी, आपका सरफेस जो है वो वेव्स की फॉर्म में आपको मूव करता नजर आएगा, इतने हाई लेवल ऑफ वेव्स आपके पास आएंगी। रिवर कोर्सेज चेंज हो सकते हैं, विजन डिस्टॉर्ट हो सकती है आपकी, और ऑलमोस्ट एवरीथिंग विल बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स आपके ओपन स्पेस में तो चले जाएंगे खुद ही, थ्रोन अवे। ठीक है, और ग्राउंड आपके वेव्स की फॉर्म में आपको मूव करता नजर आएगा। सो डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी आपके पास अलग अलग यहाँ पे डिस्क्रिप्शंस गिवन है इन योर MMI स्केल। नाउ इज द MSK स्केल। सो ये 3 साइंटिस्ट हुए थे, मेडवेदेव, स्पोनी और कार्निक। इन्होंने 1964 में ये स्केल दिया था। इसमें भी 12 स्टेजेस हैं, और MMI स्केल से ये थोड़ी डिफरेंट है, ये ज़्यादा मॉडिफाइड एक्चुअली। इन्होंने थोड़ा और डिस्क्रिप्टिव बनाया अपने स्केल को। यहाँ पे 3 टाइप के स्ट्रक्चर्स को इन्होंने यहाँ पे डिस्कस किया है, A, B and C। ओके, तो डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर
and also you know they also defined the quantity. Also they defined the amount of damage which is happening to the building. इन तीन डिस्क्रिप्शंस के साथ इन्होंने अपना टेबल तैयार किया है. ओके, सो अगर हम देखें टाइप ऑफ स्ट्रक्चर को, इन्होंने स्ट्रक्चर्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, ए बी एंड सी. टाइप ए स्ट्रक्चर इज़ अ वेरी बेसिक स्ट्रक्चर, वेरी पोर स्ट्रक्चर, जो फील्ड स्टोन से या रूरल स्ट्रक्चर जो हैं जो अनबर्न ब्रिक से बने होते हैं, क्ले हाउसेज, वीक नॉन इंजीनियर्ड स्ट्रक्चर्स. एंड बी इज़ ऑर्डिनरी ब्रिक बिल्डिंग्स, इसमें आपकी ब्रिक्स का यूज़ हो गया, लार्ज ब्लॉक्स का यूज़ हो गया, या प्री फैब्रिकेटेड आपके पास कोई बिल्डिंग है, हाफ टिम्बर स्ट्रक्चर्स है, या नेचुरल स्टोन से जो बने हैं. These are slightly better than your A type of buildings. C is your सबसे जो अच्छी बिल्डिंग आपकी रीइंफोर्स बिल्डिंग, जिसमें आपका आरसीसी यूज़ किया गया है, या फिर वेल बिल्ट आपके वुडन स्ट्रक्चर्स यूज़ किए हैं. सो ए बी एंड सी, ये तीन टाइप के आपके पास स्ट्रक्चर्स मेंशन किए हैं यहाँ पे. फिर क्वांटिटी की बात की है. अगर सिंगल या फिर फ्यू आपने स्टेटमेंट में कहीं यूज़ किया है, उसका मतलब है अबाउट 5%. मैनी अगर वर्ड यूज़ किया है तो अबाउट 50%. मोस्ट का मतलब है अबाउट 75%. ठीक है, और साथ में बिल्डिंग में जो डैमेज हुआ है उसको भी इन्होंने ग्रेड में डिवाइड किया है. ठीक है, G1 से लेके G5 तक, डिपेंडिंग अपॉन कितना आपके पास डैमेज हुआ है. G1 बीइंग स्लाइट डैमेज, G5 बीइंग टोटल डैमेज. और उनका क्या मतलब है उसकी भी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे गिवन है. फॉर एग्जांपल स्लाइट डैमेज को उसने कहा है कि फाइन क्रैक्स होंगे, प्लास्टर आपका जो है फॉल ऑफ सम पीसेज ऑफ प्लास्टर. ओके, टोटल डैमेज में क्या, टोटल कोलैप्स हो जाएगा. ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डैमेज के लिए डिफरेंट डिफरेंट डिस्क्रिप्शन है आपके पास यहाँ पे गिवन है. आई विल शेयर दिस पीपीटी विद यू. जिनके पास बुक है उनके पास बुक में भी ये सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन होगी. फिर इन्होंने यहाँ पे टेबल, एक्चुअल टेबल यहाँ पे दिया है. तो 1 इज़ नॉट नोटिसेबल, 2 में क्या है, स्कार्सली नोटिसेबल, एंड डिपेंडिंग अपॉन कितना डैमेज हुआ है, यहाँ पे इन्होंने पूरा टेबल डिस्क्राइब किया है. इस टेबल में जहाँ पे भी आपकी ये टर्म्स नज़र आएंगी, स्ट्रक्चर ABC, आपको पता है उसका क्या मतलब है. सिंगल, मैनी, मोस्ट, ये वर्ड जहाँ यहाँ यूज़ किया होगा उसका ये मतलब है. जहाँ पे ग्रेड मेंशन किया होगा उसका ये मतलब है. ऑलराइट, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देखें इंटेंसिटी 6, फ्राइटनिंग. फ्राइटनिंग का मतलब है डराने वाला. यहाँ पे आपके पास ये चीज़ें नज़र आएंगी जो भी लिखा है यहाँ पे. डैमेज ऑफ ग्रेड 1, ग्रेड 1 टाइप डैमेज होना शुरू हो जाएगा, मीन्स आपका प्लास्टर निकलना शुरू हो जाएगा. कौन सी बिल्डिंग्स में, टाइप बी और टाइप ए. जो आपके ए और बी तो थोड़े लो ग्रेड की बिल्डिंग्स थी, उसमें डैमेज होना शुरू हो जाएगा ग्रेड 1 का. और डैमेज इन अ फ्यू टाइप्स ऑफ टाइप ए इज़ ऑफ ग्रेड 2. और कुछ जो टाइप ए की बिल्डिंग्स उसमें ग्रेड 2 डैमेज भी हो सकता है. ओके, ग्रेड 2 डैमेज क्या था, मॉडरेट डैमेज, स्मॉल क्रैक्स इन वॉल्स, और फॉल ऑफ फेयरली डैमेज लार्ज पीसेस ऑफ प्लास्टर. ठीक है, पेंटल स्लिप ऑफ एंड क्रैक्स इन द चिमनी. अगर तो ऐसे ऐसे आपके पास डैमेज नज़र आ सकते हैं कुछ टाइप ए की बिल्डिंग्स में, जो नॉन इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स थी, एकदम रूरल स्ट्रक्चर्स थे. ठीक है, इस तरह से डिस्क्रिप्शन की गिवन है आपके पास. काफ़ी बड़ा टेबल है ये. अब इसको आपको रिमेंबर करना ज़रूरी नहीं है. ठीक है, नहीं पूछते हैं इसके बारे में इन जनरल, बट एक बार आप इसको रीड ज़रूर कर लें. ठीक है, बिकॉज दे मे आस्क, आज तक नहीं पूछा है बट पूछ भी सकते हैं. ठीक है, सो आई विल सजेस्ट यू टू एटलीस्ट गो थ्रू इट वंस. सो दैट वाज इंटेंसिटी. अब एक टॉपिक आ रहा है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मैग्नीट्यूड एंड इंटेंसिटी. कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है. इस स्टेटमेंट का सीधा मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो इंटेंसिटी भी हर एक जगह पे ज़्यादा ही मिलेगी. बट इन जनरल हम कह सकते हैं कि हाँ, अगर मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, अगर ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुई है, तो एज़ कम्पेयर टू अनदर अर्थक्वेक जिसका मैग्नीट्यूड कम था, डेफिनेटली इस हायर मैग्नीट्यूड वाले अर्थक्वेक में ज़्यादा इंटेंसिटी आपको नज़र आएगी. बट अगेन दैट ऑल बीइंग सेड, इंटेंसिटी डिपेंड्स अपॉन द प्लेस वेयर यू आर रिकॉर्डिंग. आपका जो प्लेस ऑफ इंटरेस्ट है, कोई अगर रीज़न आपका खुली ओपन रेगिस्तान वाली जगह में, डेफिनेटली वहाँ पे अगर मैग्नीट्यूड ज़्यादा भी होगा तो भी आपको इंटेंसिटी नज़र नहीं आएगी, बिकॉज वहाँ पे कोई बिल्डिंग्स ही नहीं है, कोई लोग ही नहीं रह रहे. ओके, सो ऐसे डायरेक्ट रिलेशनशिप डायरेक्ट बताना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट. बट अगर आप किसी पॉपुलेटेड स्ट्रक्चर, पॉपुलेटेड एरिया की बात करते हैं, वहाँ पे आप रिलेशनशिप फिर कह सकते हैं. किसी पॉपुलेटेड एरिया में अगर कम मैग्नीट्यूड का कोई आता है तो कम इंटेंसिटी दिखेगी, बट अगर
ज़्यादा गाता है तो डेफिनेटली वहाँ पे ज़्यादा नुकसान होगा, तो ज़्यादा इंटेंसिटी दिखेगी आपको। तो इसको मैग्नीट्यूड एक सिंगल क्वांटिटी है किसी अर्थक्वेक की, ये डिस्क्राइब करती है अमाउंट ऑफ एनर्जी और क्वांटिटी ऑफ एन एनर्जी रिलीज इन द अर्थक्वेक, ठीक है। मोर इज द मैग्नीट्यूड, मोर इज द एनर्जी रिलीज्ड इन अर्ग्स, रिमेंबर। Whereas intensity is a qualitative measure and it only describes the amount of damage done by an earthquake, and this number can vary. Intensity can vary and magnitude does not vary for a given earthquake. So in general this is the relationship, ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड 3.5 से 4.2 के बीच में तो इंटेंसिटी नॉर्मली 1 to 4 रहती है, एंड सिमिलरली यू कैन सी ऑल रिलेशनशिप्स, जैसे मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है इंटेंसिटी भी इन जनरल बढ़ती है। तो यहाँ पे एक एनालॉजी है बिटवीन द अर्थक्वेक साइज एंड ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। तो यहाँ पे एनालॉजी में क्या बताना चाह रहे हैं कि आपके पास एक बल्ब है किसी पर्टिकुलर रूम में, फॉर एग्जांपल 200 वाट का। अब 200 वाट का जो बल्ब है इसके बिल्कुल इमीडिएटली नियर अगर आप अपनी बुक को रख के पढ़ना चाहोगे, डेफिनेटली आप आराम से पढ़ पाओगे, क्योंकि लाइट काफ़ी ब्राइट होगी। लाइट की ब्राइटनेस को यूनिट में मेजर करते हैं, जिसे कहते हैं लूमेंस। ब्राइटनेस या इल्यूमिनेशन को अब लूमेंस में मेजर करते हैं। डेफिनेटली जैसे आप इस बल्ब से दूर जाओगे आपके नंबर ऑफ लूमेंस कम होने शुरू हो जाएंगे, ब्राइटनेस कम होनी शुरू हो जाएगी जैसे आप इस बल्ब से दूर जाओगे। सो दिस ब्राइटनेस और दिस इल्यूमिनेशन इज सिमिलर टू इंटेंसिटी, ठीक है। और ये जो 1200 वाट का बल्ब है, 1200 वाट क्या है, कितनी पावर का ये बल्ब है, पावर इज सिमिलर टू एनर्जी, ऑलराइट। सो दिस wattage, this 200 watt actually represents your magnitude। ये तो सेम है, बल्ब तो 200 वाट का ही रहेगा, चाहे मैं किताब को इसके नीचे रखूँ या फिर यहाँ दूर रख लूँ, वो तो चेंज नहीं होने वाला। तो सिमिलरली मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक विल आल्सो रिमेन कांस्टेंट, वो नहीं चेंज होता। लेकिन इस बल्ब के कारण आप कितना आसानी से किताब को पढ़ पा रहे हो, राइट, वो कम होता जाएगा जितना भी आप इससे दूर जाते जाओगे। सो इंटेंसिटी ऑल्सो चेंजेस लाइक दिस, जितना नज़दीक आप एपिसेंटर के होंगे उतना ज़्यादा चांस है कि ज़्यादा डैमेज होगा, जैसे आप दूर जाओगे आपके पास इंटेंसिटी जो है वो कम होती जाएगी। सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल दैट एक्सप्लेन्स योर कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड इंटेंसिटी। अब हम बात करते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ एन अर्थक्वेक की। तो रिकॉर्डिंग का बेसिकली मतलब है कि आपकी जो डिफरेंट वाइब्रेशंस या फिर वेव्स आई हैं उनका अराइवल, उनके ट्रांसमिशन को आप मेजर करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट से, जिसे क्या कहते हैं, सीस्मोग्राफ्स। तो डेफिनेशन क्या है, डेलिकेट एंड सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं विच आर यूज्ड टू एक्यूरेटली रिकॉर्ड द अराइवल एंड ट्रांसमिशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइस्मिक वेव्स, एंड दे आर टर्म्ड एज साइस्मोग्राफ्स और सीस्मोग्राफ्स। इंस्ट्रूमेंट का नाम है सीस्मोग्राफ, और जो ये रिकॉर्ड आपको शो करता है, ठीक है, बेसिकली ग्राफ आपको बना के देता है, उस ग्राफ को कहते हैं सीस्मोग्राम। ओके, सो द रिकॉर्ड द ग्राफ इज सीस्मोग्राम एंड द मशीन और द इंस्ट्रूमेंट दैट इज सीस्मोग्राफ। ओके, तो इसके कंपोनेंट्स देखिए, क्वेश्चन आ जाता है आपको, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ सीस्मोग्राफ एंड ऑल्सो एक्सप्लेन इट्स वर्किंग। तो आपको कंपोनेंट्स एंड वर्किंग पता होनी चाहिए। तीन इसके कंपोनेंट है, सेंसर, टाइमर और रिकॉर्डर। ये आपका सीस्मोग्राफ है, लुक एट इट केयरफुली। तो बेसिकली इसका जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहला है सेंसर। सेंसर बेसिकली वो आपका कंपोनेंट है जो आपकी वाइब्रेशंस को सेंस करेगा, ठीक है। सो लेट्स गो बैक। सेंसर इज यूज्ड टू परसीव द ऑसिलेशंस ऑफ द साइज्मिक वाइब्रेशंस। ये परसीव करेगा ऑसिलेशंस को। इसके क्या कंपोनेंट्स है, पेंडुलम है, पेंडुलम मास, पेंडुलम मास सिंगल वर्ड है, पेंडुलम का मास, एक स्ट्रिंग, एक मैग्नेट, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल सपोर्ट। तो यहाँ पे डायग्राम अगर हम देखें आपको नज़र आ रहा है पेंडुलम स्ट्रिंग, ठीक है, पेंडुलम मास ये है, ये स्ट्रिंग है, एक मैग्नेट है, हॉर्सशू मैग्नेट इस तरह का यहाँ पर लगा है, और ये मैग्नेट अटैच्ड एक वर्टिकल सपोर्ट से, और आपकी जो स्ट्रिंग है वो अटैच्ड एक हॉरिजॉन्टल बीम या फिर हॉरिजॉन्टल सपोर्ट से। सो दीज कंपोनेंट्स आर योर सेंसर्स। ओके, इसको आप लिख देंगे कि ये आपके सेंसर हैं। उसके बाद आपका सेकंड कंपोनेंट है टाइमर। टाइमर रिप्रेजेंट्स द मोटर दैट रोटेट्स द ड्रम रैप्ड
विद अ चार्ट पेपर एट अ कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, आप जब ये क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे ना, आपने पहले कंपोनेंट्स लिखने हैं। यू विल राइट डाउन दीज थ्री कंपोनेंट्स, और हर एक कंपोनेंट के आगे आपने कंपोनेंट्स के नाम लिखने हैं फर्दर, कि सेंसर में क्या क्या इंक्लूडेड है, क्या क्या है, पेंडुलम, मास, स्ट्रिंग, मैग्नेट एंड हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सपोर्ट, इसके आगे लिख देना। देन टाइमर में क्या इंक्लूडेड है, तो यहाँ पे नीचे लिखा है, इट इज़ अ मोटर दैट रोटेट्स द ड्रम रैप्ड विद अ चार्ट पेपर एट अ कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, और रिकॉर्डर में क्या है, इट इज़ दैट पार्ट ऑफ द सीस्मोग्राफ विच रिकॉर्ड्स द ऑसिलेशन सच एज ड्रम, पेन एंड चार्ट पेपर। ठीक है, तो सेंसर तो मैंने आपको दिखा दिया डायग्राम में। अब टाइमर देखते हैं क्या है। तो टाइमर के लिए मुझे आपको ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा। यहाँ पे आपके पास दो सपोर्ट्स पे एक ड्रम है जो कि फ्रीली रोटेट कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे एक फ्रीली रोटेटिंग, बीच में सेंटर में एक एक्सिस है जिसके ऊपर ये जो ड्रम है ये रोटेट कर सकता है। और इसकी रोटेशन को कौन कंट्रोल कर रहा है, एक मोटर। दिस इज एन इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड इंस्ट्रूमेंट। एक मोटर इसके अंदर लगी है जो कि इसको एक कांस्टेंट स्पीड से, एक सेट स्पीड से घुमा रहा है। ठीक है, और ये जो रोटेशन की स्पीड है ये आपकी बेसिकली एक क्लॉक ड्रिवन मैकेनिज्म से चल रही है। बेसिकली यहाँ पे जो ग्राफ पेपर लगा है, इसकी स्पीड आपने बेसिकली मोटर की ऐसी रखी है कि इस ग्राफ पेपर में, ठीक है, इस एक्सिस में, इस एक्सिस के अलॉन्ग आपके पास जो टाइम का यूनिट होगा, ठीक है, जिस उस टाइम के यूनिट के हिसाब से ही आपका ये मोटर घुमा रही है। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे एक्सिस पे इतनी सी छोटी सी मूवमेंट 1 सेकेंड है, तो उतनी ही ये मूवमेंट कराएगा मोटर 1 सेकेंड के अंदर। ठीक है, इसको बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए हम आगे आपका सीस्मोग्राफ जब देखेंगे, सॉरी सीस्मोग्राम, ये सीस्मोग्राम में जो आपके पास बन के आता है उस इंस्ट्रूमेंट में से, तो हम देख रहे हैं कि टाइम यहाँ मिनट्स में रिकॉर्ड किया जा रहा है। 0 से लेकर 7 तक फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे टाइम का बेसिकली एक्सेस है। तो 0 से लेकर 1 के बीच में जितना गैप है आपके ग्राफ पेपर में, ठीक है, उतना ही अमाउंट से आपका ड्रम रोटेट करेगा 1 मिनट के अंदर। इस तरह आपने मोटर को कैलिब्रेट किया है। यहाँ पे आपको टाइम ऐसे दिखाई दे रहा है, बट यही ग्राफ पेपर यहाँ पे आपने रैप किया हुआ है कुछ इस प्रकार। आपका टाइम जो स्केल है वो इस डायरेक्शन में। तो ये मोटर को जो मोटर है जो ड्राइव कर रही है, दैट इज़ योर टाइमर। टाइमर में सिर्फ एक कंपोनेंट है जो कि मोटर है। फिर थर्ड कंपोनेंट आपके पास आ रहा है विच इज़ योर रिकॉर्डर। बेसिकली जो रिकॉर्ड कर रहा है आपकी वाइब्रेशंस को। तो इसमें आपके पास बेसिकली 3 कंपोनेंट हैं। ये आपका ड्रम भी है, ड्रम के ऊपर जो चार्ट पेपर लगा है वो भी है, और जो पेन आपने यहाँ फिक्स किया है वो भी रिकॉर्डर में ही आता है। ओके, सो बेसिकली अब इसका आप वर्किंग समझिए क्या है। ये सारा जो आपके पास सेटअप है, इसको आप एक फिक्स्ड ग्राउंड पे आपने इसको फिक्स किया हुआ है। जब आपके पास अर्थक्वेक आएगा तो अब क्या होगा, बाकी सब कुछ तो फिक्स्ड है। ठीक है, ये जो स्ट्रिंग है आपके पास है ये फ्रीली हैंग कर रही है। अब क्या होगा, जब अर्थक्वेक आएगा ना तो ये पूरा सेटअप हिलेगा डेफिनेटली। जब ग्राउंड मूव करेगा तो ये भी मूव करेगा, बट दिस स्ट्रिंग विल रिमेन स्टेशनरी क्योंकि ये फ्रीली हैंग कर रही है। तो इस स्ट्रिंग और इस सेटअप के बीच में जैसे ही रिलेटिव मूवमेंट होगी, तो इसकी मूवमेंट के कारण बेसिकली तो ये बाकी चीज़ें मूव कर रही हैं, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में तो मतलब डिफरेंस आ गया ना मूवमेंट का। चाहे आप ऐसा बोल दो कि स्ट्रिंग मूव कर गई, बट एक्चुअली स्ट्रिंग नहीं मूव की है, ये बाकी सेटअप मूव कर गया। स्ट्रिंग तो वर्टिकली फ्रीली हैंग कर रही थी। तो स्ट्रिंग की मूवमेंट के कारण क्या है, यहाँ पे नीचे इसमें मार्क्स बनने शुरू हो जाएंगे। ये बनेंगे वर्टिकल डायरेक्शन में, मीन्स इस डायरेक्शन में ही, बट चूँकि ड्रम रोटेट भी कर रहा है इसलिए ये जो निशान है ये आगे आगे भी मूव करते जाएंगे ड्रम की रोटेशन के साथ। ओके, सो इस स्केल में टाइम नोट हो रहा है, और इस स्केल में क्या नोट हो रही है, आपकी वाइब्रेशंस की एम्पलीट्यूड। जितना ज़्यादा तेज़ आपके पास वाइब्रेशन हो, कितना ये ज़्यादा लंबा निशान छोड़ेगा यहाँ पे। ओके, तो ये पेंडुलम ऑसिलेट करेगा मीन पोजीशन के अबाउट। तो आपको एक वेव यहाँ पे नज़र आएगी, और ये जो मैग्नेट आपके पास है ये बेसिकली इसकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है ताकि ये वाइल्डली ना रोटेट करने लग जाए।
ये मैग्नेट इसकी मूवमेंट को चैनलाइज कर रहा है कि ये इसी डायरेक्शन के लॉन्ग मूव करता रहे। ओके, तो ये इसका मैकेनिज़्म है। जैसे आपके पास अर्थक्वेक ओवर हो जाएगा, आप इस पेपर को निकाल सकते हैं और आपके सीस्मोग्राफ को आप नोट कर सकते हैं कि इसमें क्या क्या आपके पास चीज़ें आई हैं। तो ये आपकी बात हुई है कि एक डायरेक्शन में आप कैसे मेजर कर सकते हैं। ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मेजर कर रहा है। वर्टिकल डायरेक्शन में अगर आपने मेजर करना है अर्थक्वेक की वाइब्रेशंस को, तो आप बेसिकली एक और डिफरेंट टाइप का सीस्मोग्राफ यूज़ करते हैं। उसमें आपके पास यही सेटअप क्या होता है, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली होता है। यहाँ पे आपका स्ट्रिंग वर्टिकली हैंग करे था, उसमें क्या होगा कि आपके पास यहाँ से एक स्प्रिंग निकला होगा और उसमें पेन इस तरह मार्क्ड होगा। ओके, वर्टिकल वाइब्रेशन जब आएंगे तो ये आपका स्प्रिंग ऊपर नीचे इस तरह से वाइब्रेट करेगा और आगे यहाँ पे एक चार्ट पेपर पे वो निशान बना देगा। सो वर्टिकल डायरेक्शन के लिए भी आपके पास एक सीस्मोग्राफ अवेलेबल होता है। उसमें बेसिकली आपके स्ट्रिंग की जगह पे एक स्प्रिंग अटैच्ड होता है। एंड ऑल ऑफ दिस इज यूज्ड टू मेजर instruments vibrations of only instruments used which are used to record maximum extent of vibratory motion only during the earthquake are called seismoscopes. ओके, अगर आपके पास ज़्यादा हैवी कभी वाइब्रेशंस आती हैं तो उसके लिए आपके पास कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिन्हें कहते हैं सीस्मोस्कोप्स। ओके, पर यहाँ पे आपके पास क्या है, seismograph is only suitable for feeble and weak vibrations। ठीक है, हाई टाइप की इंटेंसिटी के लिए आपके पास कुछ मेजर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको आप एक्सेलोग्राफ्स भी कहते हैं, और उससे भी ज़्यादा आपके पास जो ज़्यादा वाइब्रेशंस रिकॉर्ड करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन्हें आप क्या कहते हैं, सीस्मोस्कोप्स। ओके, दीज आर आउट ऑफ सिलेबस, इनके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। सिर्फ आपने इस क्वेश्चन में इतना ही मेंशन करना है, आपने कंपोनेंट्स मेंशन करने हैं, उसकी वर्किंग को एक्सप्लेन करना है जो कि यहाँ पे गिवन है। दिस वाज अ सीस्मोग्राफ। अभी आपको सीस्मोग्राम है। सीस्मोग्राम बेसिकली आपके पास जो भी आपके सीस्मोग्राफ या फिर एक्सेलोग्राफ से ग्राफ बन के आपके पास ऐसे आप सीस्मोग्राम कहते हैं। तो बेसिकली ये आपका एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम का ग्राफ है। ठीक है, जो आपके सीस्मोग्राफ से आपके पास आया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सबसे पहली वेव्स आपके पास रिकॉर्ड हुई हैं वो है पी वेव्स। उसके बाद एस वेव्स आती हैं, आपको पता है जो कि पी वेव्स फास्टेस्ट होती हैं इसलिए सबसे पहले रिकॉर्ड हो जाती हैं आपकी 1 से 2 मिनट के बीच में। फिर 2 से 4 मिनट के बीच में आपके पास एस वेव्स आती हैं, और जो आपकी डिस्ट्रक्टिव वेव्स हैं जिनको आप एल वेव्स कहते हैं, लव वेव्स एंड डेली वेव्स, वो फिर आपके 4 से 7 मिनट के बाद आ रही हैं। आप देख सकते हैं कि इनका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है एंड दे आर कॉजिंग मोर डैमेज। ओके, तो ये सब कुछ हमको हमारे को जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो इस सीस्मोग्राम से ही मिली है। सो अब आपके पास नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है क्लासिफिकेशन का। आई गेस 40 मिनट्स ओवर हो चुके हैं, सो लेट्स फिनिश दिस लेक्चर ओवर। बाकी बचा टॉपिक हमारे पास जो चैप्टर के हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर हो जाएंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू।